So what we will going to cover: unified process, UML diagrams, definitions, layer architecture, phases, UML diagrams in detail, then types, and then goals in designing UML diagrams. Okay. Now at the end of this lecture, or at the end of next 2-3 lectures, you should be able to tell me about what is unified process and what is UML. Okay, so everyone is ready? Yes, Okay, it means I am very much audible. Okay, so the first line is, what is unified process? It is a popular iterative software development process for building object oriented system. एक चीज इसमें आई है कि जो यूनिफाइड प्रोसेस है ये पॉपुलर है, एंड सेकंड थिंग इज इट इज अ इटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. ओके, व्हाट इज इटरेटिव? जस्ट वेट फॉर 2 minutes. Next point is, iterative and evolutionary development involves relatively early programming and testing of a partial system in repeated cycles. It means that कि जितनी भी साइकिल आप फॉलो करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बनाने के लिए, जितनी भी साइकिल्स होंगी, all the cycles will be involving iterative and evolutionary development. It means it involves both programming and testing at every phase, but in partial way, okay, not in full way. So I just want to, before starting unified process and before going into the details, I just want to ask you one thing. Have you learned about the software development models? Yes, ma'am. Yes, definitely. Okay, your answer must be yes. हमने पढ़ा है सबसे पहले waterfall model, isn't it? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. then we Yes, had ma'am. learned about prototype model, then yes, ma'am. Yes, ma'am. rapid application development model, then incremental Yes, ma'am. model, then win-win model, then spiral model. सबने पढ़े हैं ये सारे models, and component based assembly model. These are the few famous models of software engineering जो आप सबसे पहली क्लासेस में ही पढ़ते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की. तो आपने वहां पर ये इटरेटिव और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट वर्ड सुना होगा, इसलिए मैंने आपसे ये सब मॉडल को रिकॉल करवाए हैं, क्योंकि यदि आपने मॉडल पढ़े हैं तो वहां पर आपने ये इटरेटिव और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट पढ़ा होगा. क्योंकि आपको पता है कि जो वाटरफॉल मॉडल होता है, वाटरफॉल मॉडल सबसे ज्यादा फेमस मॉडल होता है, और वो क्लासिकल और ट्रेडिशनल मॉडल है जिसको हर कोई यूज करता है, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल मॉडल. इट डोंट नीड्स एक्स्ट्रा ट्रेनिंग. उसको सीखने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. यू जस्ट एनालाइज, देन यू डिजाइन, देन यू कोड एंड देन यू टेस्ट. बहुत सिंपल सी साइकिल है वाटरफॉल मॉडल की. लेकिन वाटरफॉल मॉडल का ड्रॉबैक ये है कि आप एक बार डिजाइन या कोडिंग पर आ गए तो यू कैन नॉट चेंज योर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वहां पर साइकिल नहीं होती है. एम आई राइट? Yes, ma'am. इसीलिए तो उसको वाटरफॉल बोलते हैं कि वाटर जो झरने में से एक बार नीचे ग्राउंड पर आ गया वो वापस ऊपर कभी भी नहीं जाता है, वो कहीं और बह जाता है. एम आई राइट? Yes, ma'am. Once again I am repeating why it is known as waterfall, क्योंकि एक बार जो वाटर झरने में से ऊपर से, वाटरफॉल में से जो ऊपर से फॉल हो रहा है वो ग्राउंड पर आके बह जाता है, वो वापस से ऊपर कभी भी नहीं जाता है. ओके, टू मतलब वापस से बहने के लिए वो कभी भी नहीं आता है. वो पानी जो बहता रहता है वो दूसरा पानी रहता है, जो ऑलरेडी बह चुका है पानी वो वापस कभी भी ऊपर नहीं जाता है. ठीक है, मतलब इट इज नॉट लाइक अ फाउंटेन. फाउंटेन में क्या होता है? फाउंटेन में वही पानी नीचे जाता है, वही पानी वापस आ जाता है, इजंट इट? लेकिन वाटरफॉल में ऐसा नहीं होता है, राइट? तो आप इसीलिए उसको वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं. मतलब वहां पर इटरेटिव अप्रोच नहीं थी, वहां पर इवोल्यूशनरी अप्रोच नहीं थी, वहां पर इंक्रीमेंटल अप्रोच नहीं थी. इसलिए वाटरफॉल का जो ड्रॉबैक था उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? वी हैव इंट्रोड्यूस्ड विद द इंक्रीमेंटल मॉडल. एम आई राइट? और इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता था? नंबर ऑफ फेजेस होते थे, नंबर ऑफ स्टेजेस होती थी, और हर एक स्टेज में आप एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग करते थे. फिर वापस से सेकेंड फेज में भी एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग करते थे. इसका मतलब क्या है कि आपने एक बार एनालाइज कर दिया, उसको एक बार डिजाइन किया, आपने उसको कोड किया, आपने उसको टेस्ट किया,
यदि आपको कोई चेंजेस लगते हैं तो आप सेकेंड टाइम में उसके सेकेंड वर्जन में उसमें वो चेंजेस को कर सकते हैं. एम आई राइट और रॉन्ग? यस मैम. आपको जब भी फैकल्टी ने, कर सकते हैं हाँ बेटा, मैम उसी प्रोसेस मतलब इम्प्लीमेंट के बाद में उसमें अगर रिक्वायरमेंट है किसी यूजर की यस वही बोल रही हूँ कि जब कर सकते एक हैं। एक फेज खत्म हो गया, जब एक फेज खत्म हो गया और जब एक फेज खत्म होने के बाद आपको कोई भी चेंजेस आता है कस्टमर साइड से या जो भी रिक्वायरमेंट आती है तो आप सेकंड एडिशन में उसको वो चेंजेस को ऐड कर सकते हो. आपने सबसे अच्छा एग्जांपल उस टाइम पढ़ा होगा, एग्जांपल ऑफ एमएस वर्ड, कि एमएस वर्ड पहले आया था 98 या उसके पहले वाला जो भी एमएस वर्ड है उसमें स्पेल चेक, ग्रामर चेक, इंडेंटेशन, पैराग्राफ, ये कुछ भी नहीं होते थे. सिंपली एक रिपोर्ट राइटिंग जैसा होता था जिसमें आप डॉक्यूमेंट में रिपोर्ट लिख सकते थे, राइट. लेकिन लेटर ऑन वर्जन आते गए उसमें क्या हुआ, फीचर्स ऐड होते गए, आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती गई, राइट और रॉन्ग. तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल का एक एग्जाम्पल है. ओके, आप जितने मॉड्यूल्स ऐड कर रहे हो, यदि आप कोई फीचर्स ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा, तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल में आता है. तो इसको बोलते हैं हमेशा इटरेटिव एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इटरेटिव मतलब इंक्रीमेंटल इन द फॉर्म ऑफ साइकिल्स, और इवोल्यूशनरी मतलब इवॉल्विंग, मतलब पहले से कुछ चेंज होना, पहले से कुछ बेटर होना. इसीलिए मैं फिर पहले दो सेंटेंस पढ़ रही हूँ. जो यूनिफाइड प्रोसेस है, it is a popular iterative software development process for building object oriented system. इसमें iterative approach होती है, right? And it is also evaluationary development which involves relatively early programming and testing of a partial system. इसमें repeated cycles हैं, तो आप इसमें heat and trials कर सकते हो, right? क्योंकि इसमें आप बाद में changes भी कर सकते हो. तो यहाँ पर आप सिस्टम की टेस्टिंग और उसकी अर्ली प्रोग्रामिंग, एक माइंड मैकअप आप करके रख सकते हो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? और रिपीटेड साइकिल्स तो होगी डेफिनेटली, मैंने आपको अभी बताया. आपने, चलो अभी तो इंक्रीमेंटल का एग्जांपल लिया, अपन अब स्पाइरल मॉडल का एग्जांपल लेते हैं. आपने स्पाइरल मॉडल भी देखा होगा. स्पाइरल मॉडल में भी क्या होता है, डिफरेंट फेजेस होते हैं, और आप क्या कर सकते हो, उसका फर्स्ट इंक्रीमेंट, उसमें जो स्पाइरल मॉडल में फर्स्ट इंक्रीमेंट आप किसको दे देते हो, कस्टमर को दे देते हो. और कस्टमर को जिसमें चेंजेस करवाना, तो वो स्पाइरल जो है वो कंटिन्यू राउंड राउंड घूमता रहता है, और आप उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हो किसी भी फेज में आप इजीली कर सकते हो, राइट. So it typically also means that development start before exact software requirement has been specified in details. तो इसका मतलब ये है कि इन इटरेटिव और इवोल्यूशनरी मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें डेवलपमेंट पहले ही स्टार्ट हो जाता है बिफोर गेटिंग ऑल दी रिक्वायरमेंट्स. क्यों? क्योंकि लेटर ऑन रिक्वायरमेंट एड ऑन भी होते गए तो हम ऐड करते जाएंगे. पर वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं हो सकता, आपको एक साथ रिक्वायरमेंट को लेना पड़ता है, क्योंकि बाद में यदि रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसको एड ऑन नहीं कर सकते. लेकिन इटरेटिव और इवोल्यूशनरी अप्रोच में लेटर ऑन रिक्वायरमेंट आती भी जाती है तो आप उसको इजीली ऐड कर सकते हो, सम अप कर सकते हो. ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल एंड इंक्रीमेंटल. Then feedback that is based on measurement, इसमें लिखा है it is used to clarify, correct and improve the evolving specification. अभी मैंने बताया कि आपने कस्टमर को फर्स्ट इंक्रीमेंट दे दिया, लेकिन कस्टमर से कुछ इंप्रूवमेंट आया है, उसको कुछ अदर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, उसको फर्दर करेक्शंस की जरूरत है, तो आप नेक्स्ट फेजेस में, क्योंकि दिस इज इवॉल्विंग अप्रोच, इसमें आप हमेशा न्यू ऐड कर सकते हैं, राइट. तो इस अप्रोच में आप इसको आप नेक्स्ट फेज में इसको चेंजेस कर सकते हो. The best known and extensively documented refinement of the unified process is the rational unified process. Other examples are open unified process and agile unified process. आपके सिलेबस में जो है that is rational unified process. रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस और जो मैंने टाइटल लिखा यूनिफाइड प्रोसेस, दोनों में डिफरेंस होता है वही जो सी और C++ में होता है. सी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और C++ में उसके एडवांस फीचर्स हैं, और उसमें जो प्रॉब्लम थी उसके इम्प्रूवमेंट है. तो वैसे ही यूनिफाइड प्रोसेस सबसे पहले आया और रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस जो है वो उसके बाद आया, जो और रिफाइनमेंट था. लिखा है क्लियरली, रिफाइनमेंट ऑफ द यूनिफाइड प्रोसेस. आप रिफाइनमेंट का मतलब समझते हो, फाइननेस को इम्प्रूव करना, दैट इज रिफाइनमेंट, इजंट इट. पेट्रोल लेने जाते हैं तो दो तरह का पेट्रोल मिलता है ना, एक नॉर्मल एक पावर. तो पावर और नॉर्मल पेट्रोल में क्या डिफरेंस होता है?
पावर और नॉर्मल पेट्रोल में क्या डिफरेंस होता है? Am I audible or not? पावर Purity में बाइक थोड़ी ज्यादा चलती है. Yes, purity is the main thing. वहाँ पर refinement is the main thing, right? जो पावर वाला रहता है वो रिफाइंड रहता है, एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो, एक्स्ट्रा रिफाइंड, उस पर लिखा भी होता है, एक्स्ट्रा वर्ड कुछ कुछ लिखे हुए भी रहते हैं, ठीक है। तो उससे बाइक, किसी ने बोला बाइक उससे ज्यादा चलती है, तो यस, आप जो कचरा वगैरह आ जाता है तो रिफाइनमेंट में वो कचरा और कम हो जाता है, मतलब आपकी बाइक में फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, सो ओपन यूपी मतलब ओपन यूनिफाइड प्रोसेस और एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस भी इसके अदर एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमें जो सिलेबस में दैट इज द रैशनल यूनिफाइड process, which is more refined version of unified process. Okay, now the another topic is unified approach. तो unified जो process है और जो unified approach है, that is given by Ali Bahrami in 1999. ये जो concept आया था वो अली बहरामी ने दिया था in 1999, वहीं से ये concept जो है unified process का शुरू हुआ है। तो let us see what is unified approach. Unified approach is a methodology for software development. Definitely, ये unified approach है, एक तरीका है, ठीक है, एक तरीका है आपके मॉडल को डेवलप करने का, आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। Second line of the presentation is very important. Booch, Rumbach, Jacobson methodologies gives the best practices, processes and guidelines for object-oriented software development. जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लासेस अटेंड की है उसको ये बात पता है, मैंने बता चुकी हूँ कि बूच, रम्बॉक और जैकॉब्सन, दिस आर द थ्री यू नो इन्वेंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिक्स। मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन जो है उनके जो बेसिक्स हैं, ये आपकी जो आप यदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या यूएमएल की बुक देखेंगे लाइब्रेरी में तो आपको जो मेन रेफरेंस बुक मिलेगी दैट इज रिटर्न बाय बूच, रम्बॉक एंड जैकॉब्सन। सबसे अच्छी बुक होती है। आपको अभी तो आप शायद कहीं बाहर नहीं जा सकते, बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते या लाइब्रेरी में एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आप इंटरनेट पर देखेंगे तो यूएमएल की सबसे अच्छी जो बुक्स है दैट इज ऑफ बूच, रम्बॉक एंड जैकॉब्सन। इनकी जो लिखी हुई बुक्स हैं सबसे अच्छी बुक्स हैं। ओके, तो it gives the best practices, processes and guidelines for object oriented software development। मतलब बूच ने, रम्बॉक ने एंड जैकॉब्सन ने जो मेथड्स दी है वो सबसे अच्छी मेथड्स है, वो सबसे अच्छी प्रोसेस है, वो सबसे अच्छी गाइडलाइंस है ऑब्जेक्ट को सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ओके, combines with the object management groups in unified modeling language। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट तो है ही, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं यूएमएल, जिसके डायग्राम्स हमें बनाने हैं प्रैक्टिकल में। ओके, तो यूएमएल क्यों फेमस हुआ, यूएमएल मॉडलिंग क्यों सबसे अच्छी है, क्योंकि इट कंबाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, हम क्लासेस को क्रिएट करते हैं और उनके बीच में मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। हम आपस में वन क्लास से दूसरी क्लास, वन ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट, वन फंक्शन से दूसरा फंक्शन, आसानी से वी कैन डील विद दैट। ओके, दैट्स व्हाई इट कंबाइंस। मतलब जो बूच, रम्बॉक और जैकॉब्सन ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो अच्छा क्यों है, वो अच्छी प्रैक्टिस क्यों है उसको यूज करना, बिकॉज इट कंबाइंस ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट विद द यूएमएल। ओके, नाउ unified approach utilizes UML, which is a set of notations and conventions used to describe and model an application। अब इसमें जो definition दी है वो UML की definition दी है कि UML होता क्या है। वैसे मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी लैब में, इसमें आपको जितना काम में आएगा उतने बताऊंगी, लैब लेक्चर में ज्यादा डिटेल में बताऊंगी क्योंकि UML हमें लैब में पढ़ना है। ओके, तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज ये क्या होती है, इसमें सेट ऑफ नोटेशंस होते हैं। जैसे आपने सपोज एक एग्जांपल देती हूँ आपको ईआर डायग्राम का, ईआर डायग्राम यूएमएल में नहीं आता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। जैसे इट इज अ सेट ऑफ नोटेशंस, तो ईआर डायग्राम के नोटेशंस क्या हैं, ये हम एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम एट्रीब्यूट्स को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल से, राइट, इक्लिप्स से, यस, इक्लिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो हमारे रिलेशनशिप्स होती हैं उसको हम डायमंड से करते हैं, राइट, यस और नो। तो ये नोटेशंस हो गए किसके, ईआर डायग्राम के। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स के डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशंस होते हैं। कन्वेंशन मतलब उनको बोलने का और यूज करने का तरीका।
और इस तरह से हम हमारी सारे यूएमएल डायग्राम बनाकर हम डिजाइन रेडी कर लेते हैं, हम मॉडल रेडी कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन का। तो यूए जो यूनिफाइड अप्रोच है, इट यूटिलाइजेस द यूएमएल व्हिच इज सेट ऑफ नोटेशंस and conventions used to describe and model an application. Clear है ये sentence? Now, most important sentence, however, the UML does not specify a methodology or what steps to follow to develop an application. That would be task of UA. मतलब यूनिफाइड अप्रोच आपको कैसे बनाना है, क्या स्टेप को फॉलो करनी है, एप्लीकेशन डेवलप कैसे होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? यूनिफाइड अप्रोच डिसाइड करेगा, ये यूएमएल डिसाइड नहीं करेगा। क्योंकि यूएमएल का काम क्या है? यूएमएल का काम है कि जो भी डिसाइड हुआ है, जो भी मेथड फॉलो करना है, जो भी स्टेप फॉलो करनी है, उनका ब्लूप्रिंट बनाना, उनकी डिजाइन बनाना, दैट इज द यूज ऑफ यूएमएल। Because UML are just the diagrams in the form of notations and conventions, UML does represent your system, but it does not say you the steps, or it does not give you methodology to generate your application. Are you getting my point? The difference between UML and UA? मैंने आपको अभी तक 3 चीजें बताई है, यूनिफाइड प्रोसेस, यूनिफाइड अप्रोच और यूएमएल। फिर से बता देती हूँ, जो यूनिफाइड जो प्रोसेस है वो इवैल्यूएशनरी एंड इटरेटिव अप्रोच है, जो ये कहती है कि आपका जो सिस्टम है वो साइकिल्स में, रिपीटेड साइकिल्स में काम कर सकता है। ओके, जो यूनिफाइड अप्रोच है वो ये कहती है कि आपका जो भी सिस्टम है आपको डेवलप करना है, उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, उसके स्टेप्स क्या होंगे डेवलप करने के लिए एप्लीकेशन को। और यूएमएल ये कहता है कि आपने वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, आपकी यूनिफाइड अप्रोच जो भी हो, आप उसको डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So this is about unified process. Let's see more about unified process. Main and important thing, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, unified process is also known as a layered architecture. Please define in detail, or please explain in detail कि why unified process is known as layered architecture. तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जो unified approach है, it uses layered architecture to develop application. It creates object that represents element to the user through the interface of physically stored in the database. अच्छा, before going into the detail, just tell me one thing. What do you mean by layer? What do you mean by layer? Anyone? परत। Okay, you can say एक के ऊपर एक, मतलब एक परत उसके ऊपर दूसरी परत, in your terms, because it is known as layered architecture. Layered मतलब बहुत सारी layers होंगी, right? Then what do you mean by an architecture? Architecture का मतलब क्या होता है? What do you mean by an architecture? Please mute yourself, Brajpal. Please mute yourself. Who is speaking? Okay. Can anybody tell me what is an architecture? Ma'am, standard model for like assembling all the layers together to form a proper system. Yeah, yes, you can say, you are saying it in terms of you know what I am teaching only. यदि मैं बोलती हूँ मांडव का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, तो आप उस टर्म में क्या बोलोगे? If I say कि आर्किटेक्चर मांडव का बहुत अच्छा है, एनी, नैन्सी ने कहा है एनी स्ट्रक्चरल डिजाइन, यस यस, एनी स्ट्रक्चरल डिजाइन, यू कैन से दैट। ठीक है, अच्छा, आपने कोई आर्किटेक्चर देखा है कभी? मतलब इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ मांडव और इन टर्म्स ऑफ ग्वालियर का किला एंड जो है, आई एम आस्किंग इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आपने कहीं पर आर्किटेक्चर पढ़ा है? आपने तो हालांकि कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा है, वहां पर भी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा होगा आपने। 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर, N टियर आर्किटेक्चर, इनके बारे में कभी सुना है? बहुत धीरे से यस बोला अनामिका ने कि मैडम मुझसे पूछने ने दोबारा। यस मैम, सुना है, राइट? मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी आपसे, इसका मीनिंग में कहाँ पूछती हूँ, मैं सब बता देती हूँ आपको। आप यस और नो तो बोलिए एटलीस्ट,
मुझे पता तो चला आपको पता है या नहीं पता है। ओके तो मैम देखिए 2 tier DBMS में सुना था। DBMS में सुना होगा, यस। तो 2 tier आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? 2 tier आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, whatever request client needs it give to the server, it send to the server, and whatever client is requested from the server is responded to the client. This is a simple 2 tier architecture. यदि इसमें कहीं मैं डेटाबेस को भी डाल दूं, थर्ड टायर डाल दूं उसका, तो दैट विल बी नोन एज 3 tier आर्किटेक्चर। कि मैंने कोई सिस्टम पे लॉग इन किया, जैसे आई एम क्लाइंट अति jen.ati@gmail.com, और मैंने वो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ भेजा, टू द gmail.com। gmail.com ने अपने डेटाबेस से चेक किया वेदर माय यूजर आईडी एंड पासवर्ड विच आई हैव रिटर्न इज करेक्ट और नॉट। तो उसमें थर्ड चीज आ गई, इंट्रोडक्शन हो गया, डेटाबेस आ गया, और डेटाबेस ने रिस्पॉन्स किया कि यस इट इज इन माय डेटाबेस, तो जीमेल ने मुझे किया लॉगिन सक्सेसफुली। मैंने जो बोला अभी समझ में आया? मतलब वहां पर Yes, ma'am. वहां पर 3 tier हो गए। वहां पर जब क्लाइंट सर्वर ने पूछा था तो क्लाइंट ने पूछा, सर्वर ने डायरेक्टली रिस्पॉन्स कर दिया, राइट। और यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जीमेल से पूछा, जीमेल ने अपने डेटाबेस से पूछा, उसके डेटाबेस से ने जीमेल को बताया और जीमेल ने मुझे बताया। मतलब इट इज नोन एज 3 tier आर्किटेक्चर। ऐसे इसमें यदि कोई फोर्थ चीज आ जाए तो वो 4 tier हो जाएगी। ऐसे n tier आर्किटेक्चर हो सकते हैं। मतलब आर्किटेक्चर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बता सकते हो। ओके तो यहाँ पर जो लेयर्ड आर्किटेक्चर वो यही कहता है कि यहाँ पर जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो यूजर इंटरफेस लेयर है, बिजनेस लेयर है, एक्सेस लेयर है। अभी किसी ने बताया कि डीबीएमएस में हम पढ़ चुके हैं, तो शायद आपने स्कीमा में पढ़ा होगा, एम आई राइट? यस मैम। फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, और विच इज द थर्ड वन? 3 टाइप की स्कीमा होती है, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, एंड विच इज द थर्ड वन? ऐसा है क्या, ईटिंग एंड वॉमिटिंग ऑन द पेपर, दैट्स इट। इस बार तो वॉमिट भी नहीं किया, शायद पेपर पे लिखा ही नहीं है, क्योंकि तो फिर पढ़ा। Conceptual. नो नो नो, नॉट कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल आर दी सेम। फिजिकल, लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल आर सेम, विच इज द थर्ड वन? इट इज रिटन इन द पीपीटी। अभी आपको यदि उसको देख के कहीं से याद आ जाए तो हमेशा याद रखना, टॉप लेयर हमेशा एप्लीकेशन या यूजर इंटरफेस होता है, हमेशा याद रखना। चाहे वो ओएसआई मॉडल हो, ओएसआई मॉडल का भी जो टॉप लेयर है वो हमेशा एप्लीकेशन लेयर होती है, आपको पता है ना। मतलब जो यूजर से इंटरैक्ट करती है, क्योंकि उसकी जो उसके नीचे जो रहता है वो इंटरनल स्कीमा रहता है, वो इंटरनल सिस्टम रहता है। लेकिन जहां पर आप एप्लीकेशन की बात करते हैं, जहां पर आप यूजर इंटरफेस की बात करते हैं, वहां पर एक्सटर्नल मेंबर आ जाता है, वहां पर फिर इंटरनल की बात नहीं रहती है। मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसमें जो जीमेल है और जो डेटाबेस है वो इंटरनल है, लेकिन जो jen.ati@gmail.com है वो क्या है, एक्सटर्नल है, क्योंकि वो एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर रही है। मैं यूजर हूँ जो जीमेल एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर रही हूँ, और जीमेल फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए किससे इंटरैक्ट कर रही है, अपने डेटाबेस से। तो यहाँ पे यही लिखा है कि हम जो भी we create object that represent elements to the user through interface और physically stored in database। जैसे मैंने बताया कि मेरा यूजर आईडी पासवर्ड फिजिकली डेटाबेस में स्टोर्ड है, ठीक है। नाउ जो लेयर्ड अप्रोच है उसमें 3 अप्रोच है यहाँ पर भी। मतलब जो लेयर्ड आर्किटेक्चर में 3 लेयर्स हैं, यूजर इंटरफेस, बिजनेस लेयर एंड एक्सेस लेयर। ये 3 लेयर है जो आपके लेयर्ड आर्किटेक्चर में है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबसे टॉप में यूजर इंटरफेस, क्योंकि वो टॉप में ही होगी क्योंकि यूजर उसी लेयर से इंटरेक्ट करता है। देन मिडिल में होगी बिजनेस लेयर एंड लास्ट में होगी एक्सेस लेयर। ओके नाउ दिस अप्रोच, अभी इसको फर्दर अपन डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। दिस अप्रोच reduces the interdependence of the user interface, database access and business control। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको डायरेक्ट जीमेल के डेटाबेस से कनेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो जीमेल है, जो एप्लीकेशन है, वो ऑटोमेटिकली उससे एक्सेस डेटाबेस को एक्सेस कर लेगी, ठीक है। एंड दिस इज द मोर रोबस्ट एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम। ऐसा लेयर्ड आर्किटेक्चर बनाएंगे तो आपका जो सिस्टम है वो रोबस्ट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रेंथफुल बनेगा, और ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम भी बनेगा। इज इट फाइन विद यू? समझ में आया?
unified process, a layered architecture. Just hold on, I'm coming in 2 minutes. Okay, now I'm stop sharing the slides. If you have any doubt, last 6 minutes बचे हैं, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ तब तक. आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. No doubts? हेलो रिया पटेल. हाँ रिया, आपको रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है रिया, आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. हाँ रिया बोलो बेटा, आपने हैंड रेस किया, आपको कोई डाउट है? रिया नो डाउट्स? यदि नो डाउट्स होते हैं तो फिर एक ही चीज होती है, या तो बिल्कुल नहीं समझ में आया या तो फिर कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ में आ गया है. विच इज योर आंसर? हेलो, am I audible to you?